हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर CSS मीडिया क्वेरी क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में हम ये जानने वाले हैं कि CSS में मीडिया क्वेरी का कंसेप्ट क्या कहता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं एंड इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम इस कोर्स का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन को क्यों यूज़ किया जाता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं एंड इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एक न्यू कंसेप्ट है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट्स को मोबाइल, टैबलेट्स एंड डेस्कटॉप रेस्पॉन्सिव या फिर कह सकते हो आप अपनी वेबसाइट्स को इन डिवाइसेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करवा सकते हो। तो हम यही जानेंगे कि रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का कंसेप्ट क्या कहता है। उसके बाद हम मैक्सिमम विड्थ एंड मिनिमम विड्थ नाम की जो दो प्रॉपर्टीज हैं CSS में उसके बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे इन्हें किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, बिकॉज इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हमें मीडिया क्वेरीज को यूज़ करते वक्त पड़ेगा। उसके बाद हम मीडिया क्वेरी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम मीडिया क्वेरी के इंट्रोडक्शन में मीडिया क्वेरीज के बारे में जानेंगे, उसके एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे कि मीडिया क्वेरी को इम्प्लीमेंट करने पे हमारे वेबसाइट पे क्या चेंजेस आते हैं। आफ्टर दैट हम मीडिया क्वेरी के सिंटेक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स किस तरह से लिखा जाता है। ऑल्सो हम ये भी देखेंगे कि मीडिया क्वेरी के सिंटेक्स के साथ साथ हम अपने CSS को कैसे लिखते हैं और हम अपने वेबसाइट को किस तरह से मोबाइल, डेस्कटॉप एंड टैबलेट रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आफ्टर दैट हम मीडिया क्वेरीज में यूज़ होने वाले ब्रेक पॉइंट्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि मीडिया क्वेरी के सिंटेक्स में ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। उसके बाद हम मीडिया क्वेरी में यूज़ होने वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो अलग अलग तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं जब हम मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स लिखते हैं, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मीडिया टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मीडिया टाइप्स बेसिकली ये स्पेसिफाई करता है कि आप किस तरीके का मीडिया डिवाइस यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली इस क्रैश कोर्स में हम सिर्फ एक ही मीडिया टाइप पे फोकस करने वाले हैं और जनरली उसी को यूज़ किया जाता है जो कि होता है स्क्रीन। और स्क्रीन मीडिया टाइप्स मोस्टली आपके टैबलेट्स, डेस्कटॉप एंड मोबाइल फ़ोन्स के लिए ही यूज़ में आता है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि आपको कौन कौन से ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करने चाहिए मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए, टैबलेट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए एंड डेस्कटॉप वेबसाइट्स बनाने के लिए। इन ब्रेक पॉइंट्स के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप डिवाइसेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करवा सकते हैं। तो हम वो सारे ब्रेक पॉइंट्स के बारे में देखेंगे जो इन पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं मीडिया क्वेरी में। आफ्टर दैट हम कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम मीडिया क्वेरी को यूज़ करें या फिर हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। बिकॉज हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो पॉइंट्स सारे के सारे हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो यही वो सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम इस क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम वन बाय वन करके डिटेल में एक एक टॉपिक्स को समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लिया है और इस टेक्स्ट फाइल में मैंने वो सारे टॉपिक्स मेंशन कर लिए हैं जो हमने अपने कोर्स एजेंडा में देखे थे अभी तक। तो आइए अब हम वन बाय वन करके एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। द टर्म रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन was coined by web designer Ethan Marcotte in his 2010 article entitled Responsive Web Design published in the online magazine A List Apart। जो टर्म है आपका रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, वो ईथन मार्कोटे नाम से एक वेब डिज़ाइनर है, उन्होंने डिस्कवर किया था और उन्होंने ये जो है रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का आर्टिकल ये अ लिस्ट अपार्ट नाम से एक मैगजीन थी उसमें पब्लिश किया था। तो इसमें उन्होंने ये बताया था कि ये रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन होती कैसे है और ये क्या वर्क करती है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी वेबसाइट पे। रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अबाउट यूजिंग HTML एंड CSS टू ऑटोमेटिकली रीसाइज, हाइड, श्रिंक और एनलार्ज अ वेबसाइट टू मेक इट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस, डेस्कटॉप, टैबलेट्स एंड फोन्स। रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी मदद से हम जो अपनी वेबसाइट बनाते हैं HTML CSS में, वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है अकॉर्डिंग टू डिवाइसेस, चाहे वो डिवाइस आपकी डेस्कटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे फ़ोन हो। Responsive web design is the approach that suggests that design and development should respond to the user's behavior and environment based on the screen size, platform and orientation।
रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एक ऐसा अप्रोच है जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि जो आपकी वेबसाइट है उसका डिज़ाइनिंग जो है वो यूज़र के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना चाहिए ऑन द डिवाइसेस। मतलब अगर यूज़र के पास अब उसका मोबाइल फ़ोन है तो वो मोबाइल फ़ोन की तरह रिस्पॉन्ड करनी चाहिए, जिससे कि हमारी वेबसाइट का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होता है। द मेन एम of responsive web design is to avoid unnecessary resizing, scrolling, zooming or panning that occurs with the sites that have not been optimized for different devices। जो मेन एम है आपका responsive web design का, वो आपकी जो unnecessary resizing, scrolling, zooming और panning होती है वेबसाइट की, जो हम पहले देखते थे, वो एलिमिनेट कर देता है। मतलब अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं 2010 से, तो पहले जो वेबसाइट्स आती थी उस वेबसाइट्स में क्या होता था कि वो वेबसाइट एज अ वेब पेज ओपन होकर के आती थी, जैसे कि आपका डेस्कटॉप में ओपन होकर के आती है, जिससे हमें जूमिंग, रीसाइजिंग, स्क्रॉलिंग वगैरह सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। बट आफ्टर 2010 जब ये रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का कंसेप्ट आया, हमारे ये जो ऑपरेशन थे जूमिंग के, रीसाइजिंग के और स्क्रॉलिंग अलग तरीके से करने के सारे जो ऑपरेशन थे काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो गए। अब हम फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर है इम्प्रूव्ड यूज़र एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी जो वेबसाइट है वो यूज़र के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगी डिवाइसेस पे, देन उसका यूज़र एक्सपीरियंस डेफिनेटली इंक्रीज होगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, बिकॉज हमें मल्टीपल वेबसाइट्स नहीं बनानी पड़ती, हमारी जो डेस्कटॉप वेबसाइट होती थी उसी को हम रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइसेस। फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं इसकी, इम्प्रूव्ड करती है एसईओ को, ईज ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के अब हम एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। सो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन से जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है वेबसाइट का वो इंक्रीज हो जाता है। अडेप्टेशन टू ऑल डिवाइसेस, मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो सारी डिवाइसेस पे परफेक्टली वर्क करेगी, परफेक्टली रेस्पॉन्सिव बना सकते हो आप। क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट, रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का ये जो कंसेप्ट है ये अलग अलग तरीके के ब्राउजर्स को भी सपोर्ट करता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, मैंने जैसे भी कहा कि आपको मल्टीपल वेबसाइट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो डेस्कटॉप वेबसाइट अब तक आप बनाते थे उसी को आप रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। लेस मेंटेनेंस एंड इम्प्रूव्ड एसईओ। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन होती क्या है और इसके क्या फीचर्स और एडवांटेजेस होते हैं। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी मदद से हमारी जो HTML CSS के थ्रू वेबसाइट क्रिएट होती हैं वो अकॉर्डिंग टू डिवाइस विड्थ, या आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइसेस, रिस्पॉन्ड करती हैं। उनका जो लेआउट होता है, उनके जो एनिमेशंस या फिर बाकी सारी चीज़ें जो भी होती है हमारी वेबसाइट की, वो डिवाइस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं और हम उन्हें चेंज भी करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइसेस, जिससे उन वेबसाइट्स का यूज़र एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है। अब हम देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किस तरह से बना सकते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, बट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एक है CSS3 में जो मीडिया क्वेरी का फीचर आया, आप उसकी मदद से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बना सकते हैं। CSS में फ्लैक्सबॉक्स की मदद से आप वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। CSS में ग्रिड्स की मदद से आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो इस क्रैश कोर्स में हम मीडिया क्वेरी के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह से हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करके वेबसाइट्स को अलग अलग डिवाइस पर अलग अलग तरीके से रेंडर करवा सकते हैं। तो मीडिया क्वेरी पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ, मैक्सिमम विड्थ एंड मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी। ये CSS की प्रॉपर्टीज़ है और ये कैसे काम करती हैं, क्या काम करती हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक इमेज दिखा देता हूँ कि मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ क्या होता है। एक्चुअली जैसे हमने एक ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक की जो मैक्सिमम विड्थ होगी, जैसे हमने उसकी विड्थ थी 450 पिक्सल्स, अगर हम देना चाहते हैं, जैसे मैंने एक ब्लॉक लिया तो उसकी मैक्सिमम विड्थ 450 पिक्सल्स हो गई, वो उससे आगे वर्क नहीं करेगी। मतलब आपका ये जो कंटेनर है ये 450 पिक्सल से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। और अगर हमने उसी ब्लॉक की जो मिनिमम विड्थ है वो 220 पिक्सल्स दे दी तो वो उससे ज़्यादा श्रिंक नहीं करेगा। मतलब उसकी मिनिमम विड्थ 220 पिक्सल्स रहेगी और मैक्सिमम विड्थ 450 पिक्सल्स रहेगी। मतलब वो जो ब्लॉक है जिसको आपने मिनिमम विड्थ दिया 220 पिक्सल्स एंड मैक्सिमम विड्थ दिया 450 पिक्सल्स, तो वो 450 पिक्सल से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता और 220 पिक्सल से ज़्यादा श्रिंक नहीं कर सकता। तो ये मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का कंसेप्ट कहता है। अब मैं थ्योरेटिकल अप्रोच दिखा देता हूँ, देन हम उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे इसका। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी इन CSS इज यूज टू सेट द मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। द मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी ओवरराइड्स द विड्थ प्रॉपर्टी। जो मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी है
वो एक तरीके से आपकी एलिमेंट या फिर आप कह सकते हो ब्लॉक की एक मैक्सिमम विड्थ सेट कर देती है, और मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी आपकी विड्थ प्रॉपर्टी को ओवरराइड भी कर देती है। ओवरराइड करने से मेरा मतलब है कि विड्थ प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है मैक्सिमम विड्थ की। मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी, द मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी इन CSS इज यूज टू सेट द मिनिमम विड्थ ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। अभी जैसा मैंने आपको फिगर में शो कराया कि मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी क्या करती है CSS में, कि उस एलिमेंट की आपकी पर्टिकुलर मिनिमम विड्थ सेट कर देगी, और उस मिनिमम विड्थ से कम आपका जो एलिमेंट है वो श्रिंक नहीं हो सकता, उसकी एटलीस्ट उतनी मिनिमम विड्थ होगी ही होगी। तो अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक index.html डॉक्यूमेंट बना करके रखा है। अब अगर आपको इसको रन कराना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए और कॉपी पाथ नाम से ये जो ऑप्शन है इसे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद क्या है, आप अपने ब्राउज़र को ओपन करिए और जो आपने कॉपी किया हुआ पाथ वो यहाँ पर URL में पेस्ट कर दीजिए, एंटर हिट करिए और आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट है ये रन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर जैसे मैंने चेंजेस किए इस पर मीडिया क्वेरी, तो और मैं सेव करता हूँ फाइल से, और उसके बाद मैं यहाँ पर रन करा, तो इसमें क्या होगा, इस केस में आपको यहाँ पर ब्राउज़र को बार बार रीलोड करना पड़ेगा। देन आपके जो आपने डॉक्यूमेंट में HTML डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए तभी वो यहाँ पर रेंडर होकर के आपको डिस्प्ले हो गए। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पर बार बार रीलोड नहीं करना पड़े, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, VS कोड मेरे को एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है लाइव सर्वर। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन बार है इस पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर लाइव सर्वर सर्च करिए। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो नेट कनेक्शन है वो एक्टिव होना चाहिए इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये जो लाइव सर्वर है बाय द क्रिएटर ऑफ रेडविक्ट है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। अब अगर आपको इसे रन कराना है देन आपको क्या करना होगा, ये जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है इस पर राइट क्लिक करिए और ओपन विद लाइव सर्वर नाम से ये जो है ऑप्शन इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका ये जो वेब पेज है ये लाइव सर्वर आपके ब्राउज़र में ओपन कर देगा। तो अब अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे मैंने HTML में मीडिया क्वेरी लिखा, हेलो HTML हेलो CSS मीडिया क्वेरी, अब अगर मैंने ये लिखा और मैं यहाँ पर जाकर के सेव करता हूँ तो मुझे ब्राउज़र को रीलोड नहीं करना पड़ेगा और मेरे चेंजेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली रीलोड होकर के डिस्प्ले होने लग जाएंगे। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ किस तरह से वर्क करती हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना डिव ओपन कर लेते हैं और डिव में मैं टेक्स्ट देता हूँ लॉरेन। अब यहाँ पर मैं स्टाइल देता हूँ स्टाइल, और स्टाइल में हम लेते हैं डिव। डिव के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कोरल, और इसके बाद इसकी मिनिमम विड्थ देते हैं हम, मिनिमम विड्थ देते हैं 400 पिक्सल्स, और इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो देते हैं हम 600 पिक्सल्स। ऑल्सो एक काम और करते हैं, इसमें से मार्जिन वगैरह हटा देते हैं, हमारे इसमें मार्जिन वगैरह आएगी, मार्जिन 0 पिक्सल्स एंड पैडिंग 0 पिक्सल्स। अभी हम फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये जो है वेब ब्राउज़र में डिव यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो अब ये देखते हैं कि इसकी मिनिमम विड्थ जो है, इसकी जो मिनिमम विड्थ है वो हमने कितनी सेट करी थी 400 पिक्सल्स, और मैक्सिमम विड्थ करी थी 600 पिक्सल्स। इसका मतलब ये है कि 600 पिक्सल से ज़्यादा ये जो डिव है ये एक्सपेंड नहीं करेगा, और मिनिमम ये कितना तक जाएगा 400 पिक्सल तक। तो ये देखते हैं, इंस्पेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, आप इधर क्लिक करिए, इंस्पेक्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद अगर आप इस ब्राउज़र की विंडो को छोटा करेंगे तो देखिए 600 पिक्सल तक ही कम होगा, ये देखिए एक्सपेंड होगा, एक्चुअली 600 पिक्सल से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसे कम करें तो ये 400 पिक्सल्स तक ही कम होगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। ये देखिए अब इससे ज़्यादा कम नहीं हो रहा ना ये, ठीक है। तो इसकी मिनिमम विड्थ कितनी थी 400 पिक्सल्स, जिस वजह से ये 400 पिक्सल्स तक ही श्रिंक होगा। तो अब लोग क्लियर हुआ होगा कि मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ का कंसेप्ट किस तरह से वर्क करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है CSS मीडिया क्वेरी। Media queries are an excellent way to create responsive layout. Using media queries, we can customize our website differently for user browsing on device like smartphones, tablets, without changing the actual content of the page. अगर हमें अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना है देन मीडिया क्वेरी एक एक्सीलेंट चॉइस हो सकती है। आप मीडिया क्वेरीज को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हो, उसके लेआउट को रेस्पॉन्सिव कर सकते हो, उसके कंपोनेंट्स को रेस्पॉन्सिव कर सकते हो। मीडिया क्वेरीज की मदद से हम अपनी वेबसाइट को अलग अलग डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, इनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करा सकते हैं। और मीडिया क्वेरीज को यूज़ करने के बाद हमारा जो एक्चुअल कंटेंट है वेब पेज का वो भी चेंज नहीं होता।
मीडिया क्वेरीज अलाउ अस टू कस्टमाइज द प्रेजेंटेशन ऑफ आवर वेब पेजेस फॉर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, डेस्कटॉप एटसेट्रा विदाउट एनी चेंज इन मार्कअप। जैसा कि अभी मैंने कहा कि मीडिया क्वेरीज का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को अलग अलग डिवाइसेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड तो बना ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ जब आप रिस्पॉन्सिव कर रहे हो तो उस वेबसाइट का कोई भी कंटेंट लॉस नहीं होगा और ना ही उसके कोई भी मार्कअप में आपको चेंज करना पड़ेगा। मीडिया क्वेरीज और केस सेंसिटिव, मीडिया क्वेरीज केस सेंसिटिव होती हैं। अब हम मीडिया क्वेरीज के एडवांटेजेस पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ओनली वैलिड सी एस एस विल बी लोडेड, मतलब जो आप सी एस एस लिखोगे मीडिया क्वेरी में वही अप्लाई होगी, इसके अलावा कोई भी सी एस एस अप्लाई नहीं होगी। वेब रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, जो आपकी वेबसाइट होती है आप मीडिया क्वेरीज की मदद से रेस्पॉन्सिव बना सकते हो वेरी इजीली। सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउजर्स, मीडिया क्वेरीज जो होती है जितने भी मेजर ब्राउजर्स होते हैं जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, ये सारे वेब ब्राउजर्स मीडिया क्वेरी को कम्प्लीटली सपोर्ट करते हैं। मीडिया क्वेरीज को यूज़ करने के बाद आपकी वेबसाइट की एसईओ भी जो होती है गूगल पे रैंकिंग वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब हम मीडिया क्वेरीज के सिंटेक्स के बारे में देखते हैं। तो मीडिया क्वेरीज के सिंटेक्स को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं, या तो आप ये पहला वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो या फिर दूसरा वाला सिंटेक्स। तो अभी मैं आपको इन दोनों सिंटेक्स के बारे में बताता हूँ। तो मीडिया क्वेरीज को यूज़ करने के लिए हम @मीडिया रूल को यूज़ करते हैं, और उसके बाद ये जो ओनली है ये एक तरीके का लॉजिकल ऑपरेटर होता है मीडिया क्वेरी में, उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद मीडिया टाइप यूज़ करते हैं। मीडिया टाइप मतलब आप किस डिवाइस के लिए मीडिया क्वेरीज लिख रहे हो। आप अगर मीडिया डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, डेस्कटॉप्स, इनके लिए अगर आप मीडिया क्वेरी लिख रहे हो देन आप स्क्रीन मीडिया टाइप यूज़ करो। अगर आप प्रिंट डिवाइसेस के लिए यूज़ कर रहे हो देन आप प्रिंट मीडिया टाइप यूज़ करो। अगर आप स्पीच डिवाइसेस के लिए यूज़ कर रहे हो देन आप स्पीच मीडिया टाइप यूज़। तो इस तरीके अलग अलग तरीके के मीडिया टाइप होते हैं, बट यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में हम स्क्रीन मीडिया टाइप के ही बारे में बात करेंगे और उसी पर फोकस करेंगे। इसके बाद हम एंड लगाते हैं। एंड भी एक तरीके का लॉजिकल ऑपरेटर है मीडिया क्वेरी में, और उसके बाद हम मैक्सिमम बिट्स लिखते हैं 320 पिक्सल्स, या आप मिनिमम बिट्स भी लिख सकते हो। ये इसलिए लिखा जाता है, बेसिकली ये होता है ब्रेक पॉइंट, और इसका एडवांटेज ये होता है कि आप इस मीडिया क्वेरी एक्सप्रेशन को ये बता सको कि किस डिवाइस की बिट्स पर आपने जो मीडिया क्वेरी में ये CSS का कोड लिखा है वो अप्लाई हो जाए। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो डिव है मेरा, या फिर हम इस डिव को हटा देते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ @मीडिया और उसके बाद ओनली स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ आपकी होगी 480 पिक्सल्स। मतलब अब जिस डिवाइस की मैक्सिमम विड्थ 480 पिक्सल्स है उसके ऊपर अब यहाँ पर मैं जो CSS का कोड लिखने वाला हूँ, जैसे कि आप नॉर्मली CSS लिखते हो उसी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो अब वो जो CSS का कोड लिखने वाला हूँ वो जितनी भी डिवाइसेस होंगी जिनकी विड्थ जो होगी 480 पिक्सल्स, उन सब पर वो CSS अप्लाई हो जाएगी। कैसे अप्लाई हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बैकग्राउंड HTML, जो सिलेक्टर है मेरा वो सिलेक्ट किया मैंने, और उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि ये HTML वगैरह में किस तरह से CSS लिखना, तो आप मेरा CSS का क्रैश कोर्स देख सकते हैं। वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि CSS को आप किस तरह से इंप्लीमेंट करते हो अपने HTML डॉक्यूमेंट। और मैं अभी से क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। अभी हम फाइल को सेव कर लेते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका जो HTML डॉक्यूमेंट आ रहा है वो ग्रीन आने लग गया, और ये कितने डिवाइसेस के लिए आएगा, ये आपकी 480 पिक्सल जितनी भी डिवाइस तक की विड्थ होगी उधर तक ही आएगा। देखिए अभी मैं इसको 480 पिक्सल्स तक करता हूँ, और ये आपका 480 पिक्सल्स के बाद आपका ग्रीन कलर हट गया, लेकिन 480 पिक्सल से जितनी भी नीचे की डिवाइसेज हैं उन सब पर ये जो ग्रीन कलर है अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपको रेस्पॉन्सिव मोड ओपन करना है गूगल क्रोम में, देन आप ये जो टॉगल डिवाइस टूल बार है इस पर क्लिक करिए, तो आपका रेस्पॉन्सिव मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाकर के बस इस एरो पे जाकर के आपको रेस्पॉन्सिव पे क्लिक करना है, देन आपका रेस्पॉन्सिव मोड ओपन हो जाएगा। इसे मैं दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसे छोटा कर लेते हैं, ये देखिए। तो आप इस तरीके से रेस्पॉन्सिव करके अपने लेआउट्स को चेक कर सकते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, ये जो मैक्सिमम विड्थ है मैंने आपको दिखा दिया। तो ये एक तरीके से सिंटेक्स था। आप अगर चाहें तो आप इसे ये हटा करके सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका कलर अब हम ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज। फाइल सेव और चेक करते हैं। अब अगर आप 480 पिक्सल देखिएगा यहाँ पर ध्यान से मैं दिखाता हूँ, मैंने मैक्सिमम विड्थ कितनी दिया, 480 पिक्सल्स। अब अगर आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं जो कि 480 पिक्सल्स कैरी करती हैं या फिर 480 पिक्सल्स की होती हैं, उन पर बैकग्राउंड कलर ऑरेंज अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं इसे छोटा करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये विड्थ आ रही है,
और जैसे ये 480 पिक्सल से नीचे जाएगी, देखिए 480 पिक्सल से नीचे जाकर के आपका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो गया। मीडिया क्वेरी को आप अलग अलग तरीके से और भी लगा सकते हो, जैसे कि अब इस सिंटेक्स के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर ये जो 320 पिक्सल्स है ये होते हैं ब्रेक पॉइंट्स मीडिया क्वेरी में। अलग अलग डिवाइसेस के अपने अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। मैं भी सारे ब्रेक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि आप मोबाइल फ़ोन्स के लिए अगर वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना रहे हो तो कौन से ब्रेक पॉइंट्स आपको यूज़ करने चाहिए, अगर आप टैबलेट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हो तो आपको कौन से ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करने चाहिए, या फिर अगर आप डेस्कटॉप मोड में बना रहे हो वेबसाइट को तो आपको कौन से ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करने चाहिए। इसके बाद हमारा ये जो मैंने स्क्रीन लिखा है इसका क्या मतलब होता है। स्क्रीन एक तरीका मीडिया टाइप होता है जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि आपकी किस डिवाइस के लिए आप मीडिया क्वेरी लिख रहे हो। हम इस समय जो मीडिया क्वेरी यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं हम अपने डेस्कटॉप, टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन के लिए, इसलिए मैंने जो मीडिया टाइप दिया है वो स्क्रीन, बिकॉज मीडिया टाइप इन डिवाइसेस के लिए जो यूज़ होता है वो होता है स्क्रीन। इसके बाद आता है ओनली एंड एंड। ओनली और एंड लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि मीडिया क्वेरी में कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होते हैं जब हम मीडिया क्वेरीज के एक्सप्रेशन को लिखते हैं। मैक्सिमम बिट 320 पिक्सल्स जो ये है यहाँ पे, ये क्या है, ये आपकी एक्सप्रेशन की कंडीशन है। एक्सप्रेशन कंडीशन मतलब ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी, मैक्सिमम बिट डिवाइस की जब तक 320 पिक्सल्स नहीं होगी तब तक ये कोड नहीं चलेगा। अदरवाइज ये कोड अगर आप बाहर लिखते हैं इस मीडिया क्वेरी के, देन आपका ये कोड परफेक्टली रन हो। इसके अलावा @media स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ, ये जो चीज़ थी ओनली स्क्रीन करके, ये जो भी है ये आपकी मीडिया क्वेरी की पूरी पूरी एक्सप्रेशन है। तो आप लोग क्लियर हुआ होगा कि मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स किस तरह से लिखते हैं और हम किस तरह से अलग अलग तरीके की CSS इसमें डाल सकते हैं। आप दो अलग अलग और भी तरीके हैं जिनकी मदद से आप मीडिया क्वेरीज को अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है लिंक टैग का यूज़ करके और एक होता है @import रूल का यूज़ करके। तो मैं सबसे 1 बाय 1 करके एक ये जो अलग अलग तरीके के प्रोसीजर हैं दो मीडिया क्वेरी को अप्लाई करने के बताता हूँ। सबसे पहले हम लिंक टैग लेते हैं, लिंक CSS, और यहाँ पर मैंने दे दी style.css। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो style.css है ये तभी अप्लाई हो जब डिवाइस की जो मैक्सिमम विड्थ है वो 480 पिक्सल्स हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मीडिया नाम से एट्रीब्यूट और ऐड कर दूंगा और मैं उसमें स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ 480 पिक्सल्स ये पास कर दूंगा। अब इस style.css को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो VS कोड आपको एक फीचर देता है, आप कंट्रोल की प्रेस किए कीबोर्ड से और माउस के कर्सर को इस पर लेके जाइए, इस पर क्लिक करिए, ये आपको पूछेगा क्रिएट करने के लिए फाइल। आपकी फाइल होती नहीं है तो इसलिए ये क्रिएट करने के लिए कहेगा, देन आप क्रिएट फाइल पर क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं HTML लिखता हूँ और HTML के बाद मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। फाइल को सेव करते हैं। तो अब जितनी भी डिवाइसेस होंगी, एक्चुअली मैंने फाइल सेव ऑल नहीं किया, अब जितनी भी डिवाइसेस होंगी जिनकी मैक्सिमम विड्थ 480 पिक्सल्स तक होगी तो उन सारी डिवाइसेस पे ये जो style.css का कोड है ये अप्लाई हो जाएगा। ऑल्सो एक चीज़ और लिख देते हैं, ऑरेंज की जगह ब्लू वर्ल्ड दे देते हैं, इससे पहले हमने ऑरेंज ही दे रखा था। तो सेव करते हैं, फाइल सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र को। तो अब देखिए जैसे ही मेरी जितनी भी डिवाइस हैं जिनकी 480 पिक्सल्स विड्थ है उनके लिए वो ब्लू वायलेट कलर अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए। तो आप लोग क्लियर हुआ कि किस तरह से हम लिंक टैग के थ्रू मीडिया क्वेरीज को लगा सकते हैं। एक तरीका और है बाय यूजिंग @import रूल, तो उसे भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टाइल टैग लिखता हूँ, स्टाइल, और यहाँ पर लिखूँगा @import और उस फाइल का नाम style.css एंड उसके बाद ओनली स्क्रीन एंड जो आपकी मैक्सिमम विड्थ होगी वो होगी 480 पिक्सल्स एंड ये बंद। अभी हम फाइल को सेव करते हैं, सेव, और अब हम इसे ब्राउज़र पे ओपन करते हैं। तो जितनी भी डिवाइसेस होंगी जिनकी विड्थ 480 पिक्सल्स होगी उन पर वो ब्लू वॉयलेट कलर अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए। एक काम करते हैं, मैं इस कलर को चेंज करता हूँ तो आप लोगों को पता चल रहा है वास्तव में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ऑरेंज कर देते हैं इसे, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए ये ऑरेंज कलर हो गया। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनकी 480 पिक्सल्स मैक्सिमम विड्थ है उन पे ये कलर अप्लाई हो जाएगा। बट जो कंसिस्टेंट तरीका है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट्स में वो वही तरीका है जो सबसे पहले मैंने यूज़ किया था, यानी कि @media रूल के थ्रू, ये वाला तरीका @media और उसके बाद
@media मैक्सिमम विड्थ 480 पिक्सल्स। इसमें बैकग्राउंड कलर आपका हो जाएगा HTML का बैकग्राउंड कलर एक्वा। चेक करते हैं सेव करके, तो देखिए एक्वा हो गया। तो अब लोग क्लियर हुआ होगा कि हम कौन कौन से अलग तरीके होते हैं जिससे हम मीडिया क्वेरीज को अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट तरीका है वो आप @media रूल करके ही यूज़ करें। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं, कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्रेक पॉइंट्स और एक्सप्रेशंस के बारे में। तो ब्रेक पॉइंट्स और एक्सप्रेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है। CSS मीडिया क्वेरी ब्रेक पॉइंट्स आर पॉइंट्स वेयर द वेबसाइट कंटेंट रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द डिवाइस विड्थ allowing you to show the best possible layout to the user। देखिए CSS मीडिया क्वेरी में ब्रेक पॉइंट यूज़ करने का सिग्निफिकेंस ये होता है कि ब्रेक पॉइंट्स की मदद से आप अपने मीडिया क्वेरी एक्सप्रेशन को ये बताते हो कि हमें किस डिवाइस पे कौन सी CSS अप्लाई करनी है। हर एक डिवाइसेस के अपने अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेक पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो कि अलग अलग डिवाइसेस के अकॉर्डिंग आपके CSS के लेआउट को रेंडर करके डिस्प्ले कराएंगे, या फिर आप कह सकते हो आपकी वेबसाइट को अलग अलग डिवाइस पे रिस्पॉन्ड कराएंगे। तो जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं उनके लिए जो ब्रेक पॉइंट्स यूज़ होते हैं वो 320 पिक्सल से 480 पिक्सल्स यूज़ होता है। आपके आईपैड्स और टैबलेट्स के लिए 481 पिक्सल से लेकर के 768 पिक्सल्स के ब्रेक पॉइंट्स यूज़ होते हैं, मतलब इतने ही बीच के आपके आईपैड्स और टैबलेट्स यूज़ होते हैं। उसके बाद ये जो बाकी लिखे हुए हैं स्मॉल स्क्रीन लैपटॉप्स के लिए ये ब्रेक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। मैं आप लोगों को एक इमेज के थ्रू और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास एक लैपटॉप है, ये मोबाइल फ़ोन से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में, टैबलेट है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में। तो यहाँ पर मेंशन हुआ है कि फ़ोन की जो होती है मिनिमम 320 पिक्सल्स होती है अगर आप पोर्ट्रेट मोड में अपनी वेबसाइट को देखना चाहते हो, और अगर आप उसे लैंडस्केप मोड में करते हो तो मे भी हो सकता है कि वो 480 पिक्सल्स हो जाए। तो ये केस वो होता है जब जैसे आप iPhone 5 या 5S का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उनकी जो विड्थ होती है स्क्रीन की वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, वो 320 पिक्सल से 480 पिक्सल्स के बीच में होती है। तो अगर उसके लिए आपको वेबसाइट बनानी है कि वेबसाइट उस डिवाइस के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करे तो आपको इन ब्रेक पॉइंट्स को यूज़ करना पड़ेगा। बाकी आप स्मॉल टैबलेट्स या लार्ज टैबलेट्स को यूज़ करते हो तो इस तरीके के ब्रेक पॉइंट्स को यूज़ करना पड़ेगा, मतलब 600 768 पिक्सल्स को। अगर आप फ़ोन को या स्मॉल टैबलेट्स को या लैंडस्केप मोड में यूज़ करना चाहते हो तो आप ये वाला ब्रेक पॉइंट यूज़ करो। बट जो मैंने आपको ब्रेक पॉइंट बताया अगर आप वो यूज़ करोगे देन आप अपनी वेबसाइट को हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करा सकते हो और रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि हम उन सारे ब्रेक पॉइंट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा 320 पिक्सल से 480 पिक्सल से अगर हमें ये ब्रेक पॉइंट अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब भी आप मैक्सिमम विड्थ देते हो मीडिया क्वेरी में तो 480 पिक्सल्स या 480 पिक्सल से नीचे की डिवाइसेस उन पर ये CSS अप्लाई होगी। लेकिन अगर आप मिनिमम विड्थ दे देते हो तो 480 पिक्सल से ऊपर की जितनी भी डिवाइसेस हैं उन पर ये आपका इफेक्ट अप्लाई किया जाएगा। चेक करते हैं हम, जैसे अभी मैंने दे दिया मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल, तो 481, 482, 483, इवन 480 पिक्सल्स भी, उन सब पर आपका ये जो HTML का बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा रहेगा। मतलब ये वाली जो CSS आप लिख रहे हो यही अप्लाई होगी। देखते हैं, तो देखिए अभी ये 480 पिक्सल से ऊपर था, ये 482 है, लेकिन उससे नीचे अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन उससे ऊपर सब जगह अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर अभी यही चीज़ हम मैक्सिमम विड्थ के साथ अप्लाई करें तो हम 480 पिक्सल से नीचे की जितनी भी विड्थ होती है डिवाइस की उन सब पर ये आपकी HTML की ये जो CSS लिखी हुई है ये आपकी अप्लाई हो जाएगी। चेक करते हैं, 480 पिक्सल से नीचे, देखिए 480 पिक्सल से नीचे की डिवाइस। तो अब लोग क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि अगर हमें मोबाइल्स के लिए मीडिया क्वेरीज लिखनी है, टैबलेट्स के लिए लिखनी है, डेस्कटॉप्स के लिए लिखनी है, तो हम किस तरह से अपनी मीडिया क्वेरीज को लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन्स के लिए मीडिया क्वेरी लिखता हूँ। तो उसके लिए मैं कमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर मोबाइल फ़ोन्स, और यहाँ पर लिखेंगे @media एंड इसमें लिखते हैं मिनिमम विड्थ जो होगी वो होगी आपकी 320 पिक्सल्स डिवाइस की, और एंड जो आपकी मैक्सिमम विड्थ होगी वो होगी आपकी 480 पिक्सल्स तक। तो इसके अंदर अब आपकी मोबाइल्स, जितने भी मोबाइल्स होते हैं, चाहे वो लैंडस्केप मोड में हो चाहे वो पोर्ट्रेट मोड में हो,
अगर आप इसके अंदर वो CSS जो भी लिखोगे वो CSS मोबाइल फ़ोन्स पे आपके अप्लाई हो जाएगी। देखते हैं हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर HTML लिखता हूँ और इसके बाद बैकग्राउंड कलर देते हैं हम ब्लू वायलेट। उसी तरीके से अब अगर हमें टैबलेट्स के लिए लिखनी है, फॉर टैबलेट्स, तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर रखी है, 481 से 768 पिक्सल। तो यहाँ पर देंगे 481 मिनिमम विड्थ होनी चाहिए और 768 पिक्सल्स मैक्सिमम होना चाहिए। उस पर जो कलर होगा आपका ऑरेंज लग जाएगा। ओके, इसके अलावा मैंने क्या दिया हुआ है, स्मॉल स्क्रीन लैपटॉप्स के लिए क्या मिनिमम विड्थ होनी चाहिए, 769 पिक्सल्स और मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1024 पिक्सल्स। तो यही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, फॉर स्मॉल स्क्रीन लैपटॉप्स मिनिमम विड्थ कितनी थी, 769 पिक्सल्स एंड मैक्सिमम विड्थ 1024 पिक्सल्स, यही थी ना। हाँ, अब अगर आपको डेस्कटॉप और लार्ज स्क्रीन के लिए करनी है तो 1025 पिक्सल से 1200 पिक्सल्स। तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं। अभी मैं सबका कलर भी चेंज कर दूंगा, फॉर डेस्कटॉप एंड लार्ज स्क्रीन, फॉर डेस्कटॉप्स एंड लार्ज स्क्रीन्स मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1025 पिक्सल्स और मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1200 पिक्सल्स। तो ये डेस्कटॉप और लार्ज स्क्रीन के लिए हो गए। और अगर आपकी इससे भी लार्ज स्क्रीन है तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर दे सकते हो फॉर लार्ज स्क्रीन्स, और उसके लिए आप मिनिमम विड्थ को यूज़ करें, मैक्सिमम विड्थ को ना यूज़ करें, क्योंकि इसके बाद आपकी विड्थ कितनी भी हो सकती है लार्ज स्क्रीन के लिए, पर इतनी तो होनी ही चाहिए। कितनी, 1201 पिक्सल्स, इतनी होनी चाहिए। अब हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट, जो मोबाइल्स हैं, जो टैबलेट हैं उसका ऑरेंज, जो स्मॉल स्क्रीन लैपटॉप्स हैं उनका ग्रीन, जो आपके डेस्कटॉप और लार्ज स्क्रीन है उनके लिए आपका जो ये कलर लगेगा वो लगेगा एक्वा, और यहाँ पर ये लगेगा ऑरेंज रेड। ये अभी फाइल को सेव करते हैं और चेक करते हैं कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने मोबाइल के लिए लगाया था ब्लू वायलेट, तो देखिए आप मोबाइल के लिए देख सकते हैं कि ब्लू वायलेट हो रही है। उसके बाद मैंने टैबलेट्स वगैरह के लिए लगाया था ऑरेंज, और आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि 320 पिक्सल से लेकर के 320 पिक्सल से मिनिमम विड्थ 320 पिक्सल्स होनी चाहिए, 320 पिक्सल से लेकर के 480 पिक्सल्स तक आपकी ये ब्लू वायलेट कलर रहेगा। मतलब मोबाइल के लिए जो मैंने CSS लिखी थी वो अप्लाई होगी। और अगर आप रेस्पॉन्सिव मोड को हटा करके यहाँ पर मोबाइल्स में भी देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। तो देखिए मोबाइल में आपका यहाँ पर वही CSS लोड होकर के आ रही है जो मैंने मोबाइल के लिए लिखी थी मीडिया क्वेरी में। आप कोई सा भी मोबाइल ले सकते हैं, आपको वही क्वेरी अप्लाई होकर के आएगी। ये देखिए, अगर आप टैबलेट पे करेंगे तो ये देखिए टैबलेट के लिए आपकी जो मैंने टैबलेट के लिए CSS लिखी थी वो आ जाएगी। और अगर आप इस रेस्पॉन्सिव मोड को बंद कर दोगे तो आपने जो डेस्कटॉप लार्ज स्क्रीन के लिए लिख रखी थी CSS वो यहाँ पर आपको रेंडर होकर के आ जाएगी। और ये स्मॉल स्क्रीन लैपटॉप्स होते हैं उनके लिए होती है। तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से होती है हमारी मीडिया क्वेरी अप्लाई अलग अलग डिवाइसेस के लिए। और यहाँ पर आपने देखा मैंने अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ करके मीडिया क्वेरीज को अप्लाई किया अलग अलग डिवाइसेस पे। होपफुली ये आप लोगों को वर्क करेगा। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए वर्क करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है? अ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ व्यू पोर्ट हैज रीच्ड अ पर्टिकुलर लिमिट, पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट। मैंने जैसा भी आपको बताया कि ये जो होती है मिनिमम मैक्सिमम विड्थ 320 पिक्सल, जब तक ये आपकी ट्रू नहीं होगी आपका CSS का कोड नहीं लिखेगा। यही आपकी एक्सप्रेशन होती है, लॉजिक एक्सप्रेशन कंडीशन होती है। और इसी के बारे में बताया गया है कि जब तक आपका 320 पिक्सल्स का विड्थ का व्यू पोर्ट नहीं होगा मैच डिवाइस विड्थ, तब तक आपकी ये CSS कोड नहीं लगेगा। आपका इससे बाहर जो कोड लगा है वो चलता रहेगा, लेकिन ये वाला कोड तभी चलेगा जब डिवाइस की मैक्सिमम विड्थ इतनी रीच करेगी जो आपने ब्रेक पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई किया। तो आप लोग क्लियर हुआ होगा ब्रेक पॉइंट्स और एक्सप्रेशंस के बारे में।
हम अलग अलग तरीके के ब्रेक पॉइंट्स अलग अलग डिवाइसेस के लिए कैसे लिखते हैं मैंने वो बता दिया आप लोगों को। आप इस तरीके से लिख करके अपनी वेबसाइट को अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मीडिया क्वेरीज में कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स हैं जो कि मीडिया क्वेरीज में यूज़ होते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एंड और उसके बाद आता ओनली। नॉट और कॉमा बहुत ही कम केसेस है, रेयर केसेस में यूज़ होते हैं। द एंड ऑपरेटर कंबाइंस वन मीडिया टाइप विद अदर मीडिया टाइप। एंड ऑपरेटर की मदद से हम एक मीडिया टाइप को दूसरे मीडिया टाइप के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। मीडिया टाइप मतलब जैसे आपको प्रिंट स्क्रीन के साथ स्पीच स्क्रीन के लिए या आपको जो डिवाइस स्क्रीन है उसके लिए देना है मीडिया क्वेरी एक्सप्रेशन, देन आप एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो अभी मैंने एंड ऑपरेटर का यूज़ करके 2 अलग अलग एक्सप्रेशन कंडीशन को भी कंबाइन किया था और एक मीडिया क्वेरी एक्सप्रेशन बनाई थी। तो एंड ऑपरेटर इस केस में भी यूज़ होता है। उसके बाद आता है आपका नॉट ऑपरेटर। अगर आपको किसी मीडिया क्वेरी को नेगेट करना है, मतलब उसे हटाना है, आप चाहते हो उसे यूज़ नहीं करना है, देन आप नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आता है आपका कॉमा ऑपरेटर। द कॉमा ऑपरेटर इज़ लाइक लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, इन सब के बारे में पढ़ा हो तो वहाँ पर आपने लॉजिकल और ऑपरेटर जिस तरह से देखा हुआ है, जो कि एक कंडीशन ट्रू हो तो अप्लाई कर देता था आपके रिजल्ट को, उसी तरीके से यहाँ पर और ऑपरेटर भी वही काम करता है। और उसके बाद आता है आपका ओनली ऑपरेटर। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द मीडिया टाइप देन वी हैव टू यूज़ द ओनली ऑपरेटर। अगर हमें मीडिया टाइप अपनी मीडिया एक्सप्रेशन में देना, मीडिया क्वेरी की एक्सप्रेशन में अगर हमें अपने मीडिया टाइप को स्पेसिफाई करना है, लिखना है कि ये पता करना है कि ये किस मीडिया टाइप पर अप्लाई हो ये मीडिया क्वेरी है, तो उसके लिए हम ओनली ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो ये मैं आप लोगों को एंड और ओनली के बारे में बता दिया, जनरली यही यूज़ होते हैं। और इसके बाद अगर हमारा अब अगला टॉपिक है मीडिया टाइप्स, कौन कौन से मीडिया क्वेरीज में लिखे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया ऑल होता है। ऑल मतलब इंटेंडेड फॉर, ये बेसिकली ऑल का मतलब स्पीच सिंथेसाइजर नहीं है, जितने भी हमारे डिवाइसेस होंगे सब के लिए वो मीडिया क्वेरी अप्लाई हो जाएगी ऑल। प्रिंट में वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली प्रिंट डिवाइसेस, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ इंटेंडेड फॉर पेज्ड मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट व्यूड ऑन स्क्रीन इन अ प्रिंट व्यू मोड, मतलब इसी यहाँ पर मैंने प्रिंट स्पेसिफाई दिया है मीडिया टाइप में, तो इसी केस में मीडिया क्वेरी रन करेगी जिसमें आपका प्रिंट डिवाइसेस वर्क कर रही होंगी। स्क्रीन के लिए मैंने भी आपको बता दिया, और स्पीच के लिए स्पीच सिंथेसिस डिवाइसेस होती हैं, उन पर आपकी मीडिया क्वेरी वो अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद कंबाइनिंग मल्टीपल मीडिया क्वेरी एक्सप्रेशन, अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि अलग अलग स्क्रीन पे अगर हमें मीडिया क्वेरी एक्सप्रेशंस को अप्लाई करना है देन हम किस तरह से अप्लाई करते थे। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इस तरीके से अगर हम अपनी मीडिया क्वेरीज को लिखेंगे, मतलब ये ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ करके देखेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो हम अपने वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करा सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस पे। एंड अब जो आपका लास्ट पॉइंट बचा है वो है थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर मेकिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। मतलब अगर हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी तो हमें पहले कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिनको रिस्पॉन्सिव बनाने पे खासा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपने हेडर को, वेबसाइट के हेडर को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहिए, क्योंकि हेडर में आपका लोगो होता है और काफ़ी सारी लिंक्स वगैरह होता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसे रिस्पॉन्सिव बनाना। अगर आप इसे एट द एंड रिस्पॉन्सिव बनाएंगे देन आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने के चांसेस हैं। तो आप सबसे पहले याद रखें कि अपने वेबसाइट के हेडर को आप फुल्ली रिस्पॉन्सिव बनाएं और आप मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करके वो कर सकते हैं। टाइपोग्राफी आपकी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। टाइपोग्राफी मतलब जो आपका टेक्स्ट होता है, फॉन्ट साइजेस वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे डिवाइस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने चाहिए। आपकी जो वेबसाइट पे इमेजेस होती है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। जो लैंडिंग पेजेस होते हैं उनका टेक्स्ट और इमेजेस और ग्रेडियंट्स वगैरह, कलर्स वगैरह जो भी आप दे रहे हैं वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। एट द एंड आपको अपने वेबसाइट पे जो फुटर बनाते हैं उसको भी आप रिस्पॉन्सिव बनाएं, बिकॉज फुटर्स में भी आपकी काफ़ी सारी लिंक्स और डेटा होता है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम रेस्पॉन्सिव बनाएंगे, इसके ऊपर मैं एक पूरा का पूरा क्रैश कोर्स भी बना दूंगा जहाँ पर हम ये सारे कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 करके रेस्पॉन्सिव बना करके एक कम्प्लीटली वेबसाइट बनाएंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को CSS में फ्लैक्सबॉक्स किस तरह से वर्क करता है और ग्रिड्स कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी क्रैश कोर्स बना करके बता दूंगा। तो इस क्रैश कोर्स में इतना ही। होप सो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी इस क्रैश कोर्स से। बेसिकली मीडिया क्वेरीज में सिर्फ इतना ही होता है कि अगर हमें ब्रेक पॉइंट्स पता चल जाए तो हम अपने अकॉर्डिंग CSS लिख करके अपने वेबसाइट को अलग अलग डिवाइसेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करा सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर हमें मीडिया क्वेरीज के सही ब्रेक पॉइंट्स पता है तो हम अलग अलग डिवाइसेस के अकॉर्डिंग अपनी मीडिया क्वेरीज अपनी वेबसाइट के लेआउट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।